हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल से पार्ट 17 डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रकाश के अपवर्तन से पार्ट दूसरा है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो फोकस है न्यूमेरिकल के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको थ्योरी भी जो मोस्ट रिलेवेंट ऑफ द योर एग्जाम, आपकी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो बहुत मोस्ट रिलेवेंट थ्योरी है वो भी हमने डिस्कस की, क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और थ्योरी के बीच बीच में ही हमारा जो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है वो भी ओरिजिन होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें डायरेक्ट, हम अगर आपको फॉर्मूला रटवाने की कोशिश करेंगे तो फिर इम्पॉसिबल लग रहा था। पॉसिबल तो है सारी चीजें, लेकिन फिर सभी के लिए थोड़ी समस्या हो जाती है जिन लोगों ने साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा है। और कुछ लोगों का क्वेरी आता है कि ये मेरा जो लेक्चर है ये क्या सफिशिएंट है क्या। देखो, दुनिया में कोई भी चीज सफिशिएंट नहीं है। फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको परेशान कर ले। आपकी जो अगर मन में जिज्ञासा है तो हर चीज संभव है। ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग अपना बताता हूँ कि आपके जो रेलवे के एग्जाम्स हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, आप थोड़ा सा बेचिंत हो जाइए। कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब तक आपका एग्जाम होगा हम साइंस आपकी मजबूत करा देंगे। अभी आपके साथ फिजिक्स डिस्कस हो रहा है, फिर केमिस्ट्री, फिर जो है बायोलॉजी करके ऐसे करके, और आपको पूरा जो है डायग्राम के साथ समझाया जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। और जो आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल चल रहा हूँ। ठीक है। और आपके सिलेबस में दिया रखा है कि टेंथ के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो फिजिक्स है वो, जो साइंस है आपकी पूछी जाएगी। हम लोगों को टेंथ की साइंस अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं है। जिन लोगों को कंफर्म है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पता है शायद। ठीक है। तो हमें टेंथ तक अपनी साइंस मजबूत करनी है। मैंने आपको नाइन्थ तक पहले थोड़ा सा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया। नाइन्थ से टेंथ में आपको चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो आप इसके लिए बेचिंत हो जाइए, यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने तो बनते हैं। ठीक है। एक लेक्चर और आपका जो आता है वो 11 बजे आता है, इसको जरूर देख लीजिए करे, क्योंकि जिन लोगों की मैथ अच्छी नहीं उनके लिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ। तो चलिए आइए आज का डिस्कस करते हैं लेक्चर अपना। तो देखो, पॉइंट है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये प्रिज्म होता है। प्रिज्म जो है एक तरीके से ऊपर कोना जैसे और नीचे जो है पॉइंट होते हैं। नीचे आधार कैसा भी हो सकता है और आधार कैसा भी हो सकता है, और ये जाके ऊपर पॉइंटेड हो जाता है। इसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये श्वेत प्रकाश क्या होती है? जो प्रकाश की किरणें हमारे तक पहुंचती हैं इसको हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और इन श्वेत प्रकाश में सात सात रंग जो है शामिल होते हैं, और इसका इसका सात रंग शामिल होते हैं। लेकिन ये जो श्वेत प्रकाश है ये हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि श्वेत है और इसी में सात रंग छिपे हुए होते हैं। इसका जो है आप प्रूफ देख सकते हैं। जब बरसात होती है, बरसात के बाद जब बादल गरजते हैं या बरसते हैं, ऐसा करके कुछ होता है जहां पर इंद्रधनुष होता है, तो इंद्रधनुष में पूछा जाता है कितने जो रंग होते हैं वो सात होते हैं, जिसका हम लोग विब ग्योर से प्रदर्शित कर लेते हैं। किससे? विब ग्योर से। यहाँ पर ये देखो लिखा भी हुआ है। तो यही चीज हम आपको बताने वाले हैं और यहाँ से कुछ पॉइंट जो है आपसे निकल सकते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सर आइजैक न्यूटन आप सभी लोग जानते हैं। 1666 ईस्वी में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया और पाया कि सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। ठीक है। आपने भी आपने भी वर्षा के पश्चात आकाश में सूर्य के श्वेत प्रकाश में रंग बिरंगा इंद्रधनुष अवश्य देखा होगा। इससे यह पता चलता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में अनेक रंग उपस्थित हैं। ठीक है। मुख्यतः सात देखे जाते हैं, तो अनेक रंग यहाँ पर बोल रहा है। और ये जो सर आइजैक न्यूटन है, ये 1666 में इन्होंने इस पर अध्ययन किया था। ठीक है। तो जब, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ, जब किसी टार्च या सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश की पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर डाला गया है। ठीक है। डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत, तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत, ये देखो प्रकाश की, ये देखो श्वेत किरण यहाँ पर डाली गई है। ये देखो, और ये देखो ये जो है ये क्या हो गई, ये इधर इधर आ गई, इधर मुड़ गई। प्रकाश की किरण जो है ये मुड़ गई। ये कितने पार्ट्स में गई? सात पार्ट्स में गई है। ठीक है। देखो, जो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत प्रकाश के सात रंगों में विभाजित हो जाती है तथा इस पर्दे पर लेने पर सात रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश के इस प्रकार सात रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण कहलाता है, सॉरी, विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षेपण। तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विक्षेपण क्या है, तो देखो जो है प्रकाश के इस प्रकार के सात रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। यानी कि जो प्रकाश के सात रंगों में जो विभाजन होता है यही विक्षेपण है। ठीक है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में विभाजन स्रोत रंगों की पट्टियों के स्पेक्ट्रम को कहते हैं। इसका अर्थ रंगों का मिश्रण है।
इन 7 रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे से ऊपर की ओर देखो, नीचे से ऊपर की ओर, विभ की ओर। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल है। इसको आसानी से याद रखने के लिए एक ट्रिक है, विभ की ओर। क्या है, ध्यान रखना है आपको, विभ जी की ओर, विभ की ओर। तो वायलेट है, इंडिको है, बैलून है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। बैगनी है। तो इनमें जो है कितने रंग है, 7 हैं। बैगनी, आसमानी, नीला, ब्लू जिसको हम लोग बोलते हैं, हरा और पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ऑरेंज बोल देते हैं, रेड बोल देते हैं, यहाँ से वायलेट, इंडिको, और ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है विब की ओर। ठीक है, नीचे से हम लोग इसको ऐसे काउंट करते हैं। तो यूं ही पूछ लिया जाता है कि विब की ओर में कितने कलर होते हैं, 7। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक, ध्यान से समझें, बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम। देखो, प्रकाश के विक्षेपण के दौरान बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक है, यानी कि बैगनी का अपवर्तन सबसे अधिक है, और सबसे कम किसका है, लाल का है। विबग्योर के अकॉर्डिंग देखें तो वी, और यहाँ लास्ट में आता है आर, यानी कि इसका प्रकाश का प्रवर्तन ज्यादा है, और जो लास्ट में रेड आता है इसका सबसे कम है। अतः बैगनी रंग का स्पेक्ट्रम सबसे नीचे व लाल को सबसे ऊपर दिखाता है। ठीक है, कारण क्या है, कोई भी पारदर्शी पदार्थ जैसा कि कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो अपवर्तनांक है प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, कोई समस्या नहीं है। यह बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। अपवर्तनांक ध्यान रखना है, कई बार ये पूछा जाता है, अभी आगे चल के आएंगे कि जो है सिग्नल रेड क्यों होता है, तो यही चीज है उसके अपवर्तनांक के कारण। जब प्रकाश की किरण पुंज में जब प्रकाश की किरण पुंज में गुजरती है, सॉरी, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में गुजरती है, प्रिज्म जैसा कि अभी आपने देखा था जो पीछे ऐसे बना हुआ था, गुजरती है, तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर, जैसे यहाँ से उसने एंट्री की, लेकिन वो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ऐसे इधर इधर गए, अपने अपने जो है मार्ग से विचलित होकर। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे डायग्राम में। ये देखिए, बाह्य प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ही है कि प्रकाश की किरण जो है अपने दूसरे माध्यम जब परिवर्तित हो, जैसे यहाँ से देख रहे होंगे वायु से, वायु मतलब विरण से, और कांच मतलब संघन में जब परिवर्तित हुई है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलन होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, झुक जाती है। प्रकाश किरण में उत्पन्न यह विचलन कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश किरण का विचलन भी उतना ही अधिक होगा। अतः यदि प्रिज्म में से गुजरने वाली किरण श्वेत प्रकाश की है, तब इस प्रकार से उपस्थित विभिन्न रंगों की किरणों में विचलन भिन्न भिन्न होगा। कांच का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम, ध्यान से समझें, कांच का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। अतः लाल प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है तथा बैंगनी प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर वर्ण विक्षेपण कह लेते हैं। और जो अपवर्तनांक शब्द आया है, ये चीज हम आपको पीछे वाले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, अपवर्तनांक, जैसे प्रकाश का अपवर्तनांक अलग होता है, कांच का अपवर्तनांक अलग होता है, वायु का अपवर्तनांक अलग होता है, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक अलग होता है, अभी हम आपको बताएंगे भी। प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्यान से समझें, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब जो है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान होते हैं, मतलब वो छोटे छोटे, तो इन कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाए। जैसे यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ पर टकराई, इधर उधर टकरा टकरा के इधर सब फैल गई। ठीक है, इसी को फैलने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। विद्यमान हो तो इन कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन मतलब फैल जाना। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, ध्यान से समझे, लाल रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर खतरे का सिग्नल लाल होना, ये इसीलिए होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, ये रंग फैलता नहीं है, ये रंग ज्यादा फैलता नहीं है। जो रंग ज्यादा फैलता नहीं वो एक जगह दिखता है और इसीलिए दूर से ये दिख जाता है रेड।
तो इसका कारण यह है कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इस कारण लाल सिग्नल बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। यही कारण है कि रेलगाड़ी को रोकने की झंडी, क्रिकेट की गेंद तथा अस्पताल के गाड़ी पर क्रॉस का चिन्ह लाल रंग के होते हैं। ठीक है, खासकर दूर से दिख जाएं। डॉक्टर वगैरह का भी जो है रेड कलर का होता है, वहां पर आपने देखा होगा। फिर एक और है एग्जाम्पल जो आपसे पूछा जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना। ठीक है, ये देख लीजिए, सूर्योदय और सूर्योदय के समय जो समय में जो है सूर्य के लाल दिखाई देना, क्योंकि लाल रंग का प्रकरण होता नहीं है इसलिए वो देखो सूर्य भी लाल हमको दिखाई देता है, बाकी सभी का प्रकरण हो जाता है। प्रातः काल या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग गहरा पीला, नारंगी तथा लाल दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकरण का प्रभाव है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब सूर्य पृथ्वी के क्षितिज पर होता है तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल में अधिक मार्ग करना पड़ता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश बैंगनी, नीले और हरे का लगभग संपूर्ण अंश प्रकीर्णित हो जाता है। यानी कि जो जो और हैं बैंगनी, नीले, हरे रंगों का जो प्रकीर्णन है वो लगभग में हो जाता है, क्योंकि इतनी दूर वो यात्रा कर कर आता है। ठीक है, प्रकीर्णन हो जाता है तथा अब अवशेष पीले, नारंगी तथा लाल का अंश ही पृथ्वी पर हमारे नेत्रों तक सीधा पहुंच पाता है। इसी कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का जो रंग है वो पीला, नारंगी और लाल दिखाई देता है। बिल्कुल लाल भी नहीं, जैसे बिल्कुल एक जैसे जो अपने लेडीज लगाती हैं लिप्स पे वैसा लाल दिख रहा हो, ऐसा नहीं, मतलब पीला, नारंगी, लाल दिखाई देता है, लगभग में अंशतः मान सकती हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ध्यान से समझे, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन में आ गया। सूर्य के प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में होकर गुजरती हैं, ध्यान से समझे, सूर्य की प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो अपने मार्ग में आने वाले वायु के अणुओं, धूल कणों व अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। ठीक है, बैंगनी का 16 गुना अधिक होता है। अतः बैंगनी एवं नीले प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। यह फैला हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल ना हो तो सूर्य के प्रकाश के मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होता है। यदि वायुमंडल ना हो तो सूर्य के प्रकाश के मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, कि हमारे वायुमंडल में अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इन्हीं से प्रकाश टकरा करके इसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला जिसके कारण हमें आकाश काला दिखाई देता है। देखो एक चीज और है, एक क्वेश्चन आपसे यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वायुमंडल ना हो तो सूर्य प्रकाश के मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण हमें आकाश काला दिखाई देता है। आपसे यूं क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि वायुमंडल ना हो तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन में होगा नीला, काला, हरा, गुलाबी, तो आपको काला टिक करना है। वायुमंडल है इसलिए हमें नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा के तल पर वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल हो जाए तो वहां पर जीवन हो जाए, है ना। यूं पूछा जाता है कि चंद्रमा के तल पर आकाश हमें काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है अपवर्तनांक, ध्यान से समझें, तथा प्रकाश की चाल में संबंध बताइए। तो देखो अपवर्तनांक तथा किसी भी चाल किसी के भी संबंध बता सकते हैं। अपवर्तनांक हमने जब कल पढ़े थे तो अपवर्तनांक दो प्रकार के थे, एक थे निरपेक्ष और एक थे सापेक्ष। और यहाँ पर जो है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में जो है हमें संबंध बताना है, तो ध्यान से समझो। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो ऐसा है, जैसे हम लोग एग्जांपल के साथ समझें, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा। उदाहरण, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, अगर इधर हम भूल जाए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को यहाँ पर हमने n से लिखा हुआ है, और वायु के सापेक्ष है तो वायु को हम लोगों को यहाँ लिखने पड़ेगा, और कांच का है तो जी को हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। यानी कि आपको अगर लिखना हो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष, तो कांच को यहां रखेंगे, और किसका अपवर्तनांक, जल का, तो हम लोगों को यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज यहां ने लिखा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु को पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और किसका, कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो फिर हमें वायु में प्रकाश की चाल पहले और कांच में प्रकाश की चाल बाद में लिखनी पड़ेगी। अपवर्तनांक का मतलब समझ लो आप। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी वायु की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, और फिर हमें लिखना पड़ेगा कांच में प्रकाश की चाल।
क्योंकि आपने लिया हुआ है, देखो जिसका नाम पहले उसका काम पहले है। यहाँ हम मैथ में भी बताते हैं, यहाँ पर भी आ गया। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष है, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल पहले लिखनी पड़ेगी, और फिर ग्लास है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कांच में प्रकाश की चाल। और हम लोग प्रकाश की चाल को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और कांच जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। और कांच जो है, कांच में जो होती है, और जो है कांच में समथिंग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जल में जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये जो चाल है मैंने बताई। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक लिखना हो, वायु के सापेक्ष अगर जल का अपर्तनांक लिखना तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए एन और डब्लू, क्योंकि वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखने पड़ेगी वायु के सापेक्ष प्रकाश की चाल, और बटे में जो है आपको जल में प्रकाश की चाल। तो हम लोग यहाँ पर यही डिनोट किया गया है। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, अपर्तनांक लिखने का यहाँ पर तरीका आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो इन्होंने कहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष है तो देखो ए मतलब एयर, और किसका? जल का। जल मतलब डब्लू, डब्लू मतलब वाटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक है, तो वायु में प्रकाश की चाल को क्या सी से डिनोट करते हैं, और वी मतलब होता है यहाँ पर चाल से मतलब है, और डब्लू मतलब डिनोट कर रहा है वाटर को। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक। ठीक है। देखो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक दोनों को भाग कर दिया गया है। देखो इन दोनों समीकरणों को भाग कर लिया गया, इसको और इसको। ठीक है। जब भाग किया गया तो ये जो सी थे वो कट गए। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ भाग का निशान लगा दें, ठीक है, तो ये सी से सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यही वी डब्ल्यू और वी जी, वही बचा हुआ है वी डब्ल्यू और वी जी। तो ध्यान से समझो, इसको 1 से 2 में भाग करा दिया गया या 2 से 1 में भाग करा। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको फॉर्मूले में यूज होगी। तो देखो इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, तो देखो यहाँ पर हमने ये एक इक्वेशन बनाया और ये एक इक्वेशन बनाया, तो 2 इक्वेशन थे, इन दोनों को हमने भाग करा दिया। ये दूसरा इक्वेशन है। फिर हमने 2 को भाग 1 से करा दिया, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो 2 का जब आप भाग कराओगे, यहाँ पर ए यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, ये देखो लिखा हुआ है। और फिर ये क्या था? वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है। फिर दोनों को भाग कराया। अब जब ये देखो सी बटे वी डब्ल्यू, और बटे में क्या? सी बटे वी जी। अब सी सी कट जाएगा और वी जी ऊपर पहुंच जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, वी जी ऊपर पहुंच गया। तो ये जो लिखा हुआ है ये हम आपको पढ़ के बताते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक, और बराबर जो होगा ग्लास की चाल और बटे में जो है जल की, प्रकाश की जल में चाल। तो देखो यहां से ये चीज समझ लो, जो आपको ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये ए से मतलब एयर, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक। तो आपको यहाँ पर जो इन दोनों में रिलेशन है वो आया है, तो हमें लिखना पड़ेगा जो जी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और बटे में डब्ल्यू को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसे इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये जो है बदल जाएगा, इन्वर्ट जो है ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, तो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक है, लेकिन जल का अपर्तनांक जो है वो जल की चाल जो है वो नीचे आ चुकी है। ठीक है। यहाँ पर देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो जो कांच के अपर्तनांक है वो जो चाल है कांच की ऊपर आ चुकी। क्यों? क्योंकि ऐसा सी से सी कटा, वो वाली वैल्यू ऊपर पहुंच गई। ये जाके फार्मूले में यूज होगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ से ही चीजों को। ठीक है। देखो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है। यहाँ बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो लाल रंग के लिए सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का अपवर्तनांक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहाँ से। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है, देखो जल में किसी गहराई पर रखी वस्तु कुछ ऊपर उठी दिखाई पड़ती है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया मैंने। तो जल में किसी गहराई पर रखी वस्तु कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ऐसा क्यों है? तो देखो वस्तु कोई भी हो सकती है। कई दफे क्या होता है, जैसे ये एक जो है हमारा मान लेते हैं यहाँ पर, और मछली जो है यहाँ पर है लेकिन हमको प्रतीत हो रही है यहाँ पर, तो ये धोखा लोग खा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों है? तो देखो बीकर, बीकर मतलब ये वाला जो ये लिया गया है,
एक जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा है। बीकर की तली में बिंदु पी पर रखा सिक्का, यानी कि ये देखो बिंदु पी है और इसकी तली पर ये देखो सिक्का रखा हुआ है, और सिक्का पी पर रखा हुआ सिक्का पी डैश पर प्रतीत होता है, यानी कि ये देखो यहां पर प्रतीत हो रहा है, पी डैश पर प्रतीत होता है। पी से चलने वाली किरण, यहाँ ये देखो पी से चलने वाली किरण, पी से चलने वाली किरण वायु और पानी, वायु पानी सॉरी पानी और वायु, पानी को हम लोग सघन माध्यम कहेंगे और वायु को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। अंतर पृष्ठ पर, अंतः पृष्ठ ये देखो अंतर पृष्ठ पर अभिलंब से दूर चली जाती है, किससे, अभिलंब से दूर चली जाती है। देखो जब कोई जो है वस्तु से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि अभिलंब से दूर हटेगी। वही चीज ये कह रहे हैं कि अंतः पृष्ठ पर अभिलंब से दूर हट जाती है। आंखों से ये किरण पी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। जब ये अभिलंब से दूर हट जाती है तो जो ये आंखों से हमारे वापस किरण आती है तो ये किस पर, आंखों से जो किरण वापस आती है, आंखों पर जो किरण वापस आती है तो ये क्या पी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। ये लगता है कि पी डैश से आई हुई है। इसी कारण सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसी कारण क्या सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये अपने को आंसर करना है। ये भी जो है आपका जो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अपवर्तनांक के कारण होता है। जो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन से होता है ये सारी चीजें। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है कि एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश की किरण है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जो इसका विचलन कोण होता है, सारी प्रोसेस जो हमने पहले वाले पार्ट में सिखा दी है कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक के कारण। और इसी के कारण जो जमीन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है, और इसी के कारण जब एक बाल्टी में हम लोग पानी भर के और उसमें हम लोग पेंसिल डालते हैं तो वो पेंसिल तिरछी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन में हमारे साथ धोखा होता है। ठीक है, वो जो प्रकाश की किरण होती है वो अपने मार्ग से विचलित होकर किसी दूसरे माध्यम में दूसरे मार्ग पर चली जाती है, अपने मार्ग से विचलित होकर। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं, और ये अपवर्तनांक डिपेंड करता है कि उसका प्रकाश के माध्यम कैसा है। ठीक है, सेम देखो, द्रव में अंशतः डूबी छड़ सीधी नहीं दिखाई पड़ती है, क्यों, इसी के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। ऐसा क्या होता है कि एक क्षण एबीसी, देखो हमने एक क्षण जो है ये एबीसी पूरी है, एबीसी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि छड़ के सिरे सी, ये जो छड़ का छड़ा ये सी से किरण बीसी पानी से वायु अंतर पृष्ठ पर अवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है वो जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। आंखों को ये किरण सी से आती हुई प्रतीत होती है, सी डैश से। ये देखो सी डैश से जब हमने यहाँ पर जब डाला तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाला तो ये जो देखो ये जो है इधर मार्ग अपने मार्ग से विचलित हो गए। ये जो है ऐसा होता है, दरअसल ऐसा होता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, सी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। छड़ का भाग बीसी, ये छड़ का भाग जो बीसी है पानी के अंदर बीसी डैश स्थिति में प्रतीत होता है। बीसी डैश, अब ये वाला जो पार्ट था ये ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर हो, बीसी डैश में प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत होता है, अतः क्षण बिंदु बी पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी कि यहाँ बी से मुड़ जाती है एकदम से। ऐसा आप करके देख सकते हैं, एक कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी भरना और उसमें पेंसिल डाल के देख लेना। ठीक है, पेन डाल के देखना, तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कोई भी चीजें हम लोग देख पाते हैं वो अपवर्तन के कारण, क्या हम लोग परावर्तन के कारण देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण जब तक हमारे आंखों में वापस नहीं जाएगी तब तक वो चीजें जो है हम देख नहीं सकते। जैसे हमारे आंखों से किरणें निकली और यहाँ से टकरा कर किसी भी चीजों में टकराई और वो वापस जाती है। जैसे हम इस समय लैपटॉप को देख रहे हैं तो लैपटॉप को हम देख कैसे पा रहे हैं, जो हमारे प्रकाश की आंखों से जो किरण टकराई है और फिर वापस आंखों तक गई है, इसी कारण हम लोग चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सॉरी परावर्तन के कारण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या अर्थ है और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से मूल क्या कारण है। ये सारी चीजें हम आपको विबग्योर के माध्यम से अभी आपको पीछे डायग्राम से समझा चुके हैं कि एक प्रिज्म होता है, श्वेत प्रकाश की किरण आती है, ये सारी चीजें वही चीज इसमें फिर से डिटेल में लिख दिया गया है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है,
तो ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लेना विद पीडीएफ के। पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर दे देंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। और ये थ्योरी भी हमने आपको प्रिज्म के उदाहरण से समझा दी है। ओके, नेक्स्ट देखो, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश के विभिन्न रंगों में जब यह प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो इसके मार्ग में आने वाले वायु के धूल के कण, ये भी हो चुका है, 16 गुना होता है, ये भी मैंने बता दिया हुआ है। सूर्योदय सूर्योदय के पश्चात लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो फिर से रिपीट हो गया है, ये भी बता चुके हैं। रात में देखने पर, रात में दिखने वाले सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि भैया उसका जो है प्रकाश जो है अपवर्तनांक, ये सारी चीजें जो हमने आपको डिटेल में बताई। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दृश्य में जो है प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, देखो लाल रंग प्रकीर्णन ही जो है मेन मुद्दा। प्रकीर्णन से क्या होता है, लाल रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन मतलब फैलाव जो है बहुत कम होता है, इसलिए वो इकट्ठा की चीज, जैसे हम लोग कोई चीज अगर कोई चीज कम फैलेगी तो वो दूर से दिखेगी, है ना। तो दृश्य, और ये चीज समझ लीजिए, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ठीक है, कारण लाल रंग की तरंग दैर्ध्य के कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल बहुत दूर से दिखाई दे जाते हैं। चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है और देगा और क्यों। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताया, काला। ठीक है, देखो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, जिससे सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। भाई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ तो सीधे जाएंगे एकदम, जिसके कारण आकाश काला दिखाई देता है। यही कारण है कि चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको चीजों को आप ध्यान रखना। आज के लिए लोग इतना ही रखते हैं, और पीडीएफ के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल पर इतना सर्च करना, हाईवे क्लास। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर लेक्चर शेयर कर दें, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी चीजें शेयर करेंगे तो आपके पास भी कुछ चीजें रिवर्स होकर अच्छी ही आएंगी। ठीक है, और कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो आपके समथिंग कुछ न्यूमेरिकल हैं, 10 से 15 न्यूमेरिकल हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो बने रहिए हाईवे क्लासेस के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।